तो फ्रेंड्स वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल टीचर्स इसमें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। तो वो आपके 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे जो आपके 2 नंबर 3 नंबर या 2 नंबर में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में जो नए हैं वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पहली हमारा ये क्वेश्चन है। ये आपका 2023 में भी आया था और 2024 में नहीं पूछा गया शायद, लेकिन 2022 में भी आया था। ठीक है, तो इसके संभावित मान है कि ये आने के चांस हो जाते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड आपके 2024 में आया था। कौन सा आया था? जैसे विद्युत विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो अभी उसमें क्या पूछा गया था 2024 में? आपसे पूछा था विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, तो वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड था, इसलिए भी उसमें भी आया था। ठीक है, तो आपके यही थ्योरी वाइज क्वेश्चन मैं आपको आज रेडी कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं वो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अनंतर वैद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। मतलब कि आसान भाषाओं में आप समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखा होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। काल्पनिक रेखा होती हैं और वह वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मतलब जो दिशा को प्रदर्शित करता है वो ही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, आप समझ में आ गई। अब दिशा से मतलब क्या हुआ इसका? दिशा से मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती क्यों नहीं है या वैद्युत बल क्यों नहीं काटती हैं, तो उसको अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड एक वीडियो और डाली है इससे पहले, उसमें आप देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि उनकी अगर एक दूसरों को दिशा काटेंगी तो उनकी जो दिशा हो जाएगी वो एक दूसरे के एक ही दिशा हो जाएगी इनकी। लेकिन हमें पता है कि कभी भी एक की दिशा एक ही होती है, दो दो बिंदुओं की दिशा एक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो उसमें आपको डिटेल में जाकर समझ लेना। तो चलिए आगे देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो चलिए समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये आपका पहला गुण है। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा क्या है? दूसरा है ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाती हैं। ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर प्रस्थान करती हैं, धन से ऋण की ओर जाती हैं। ठीक है, ये वाली ये आपको याद हो गया। वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती हैं। ठीक है, और आप कमेंट बताइए कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किसकी ओर जाती हैं, ये मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, अब तीसरा गया ये तनी हुई डोरियों की तरह सुकड़ती का प्रयास करती हैं। जैसे डोरी तनती, मतलब डोरी जो होती है आपकी, ये डोरी, ठीक है, डोरी ऐसे सुकड़ने का प्रयास करती है ना, इस टाइप से ये भी सुकड़ने का प्रयास करती हैं। ये तनी हुई डोरियों की तरह सुकड़ने का प्रयास करती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ये जो चुंबकीय बल रेखा में होता है वही वैद्युत बल रेखा में होता है, सेम टू सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब तरह हैं। ये सतत रेखा का विकराकार होती हैं, वक्राकार होती हैं। यह सतत रेखा की वक्राकार होती हैं। ठीक है, ये आपको 3-4 पॉइंट याद कर लेने हैं, ये आपको आसान से याद है। ये धन से ऋण की ओर जाती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सुकड़ने का प्रयास करती हैं, ये वक्राकार होती हैं। वक्राकार तो वैसे सभी होती हैं, सीधी बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आ चुके हैं सेकंड पे। इस पे आपका क्या पूछा गया? देखिए इस पे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। ये आपका बहुत ही ज्यादा पूछ लिया जाता है, और जिसको नहीं आता है तो वो आपको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपसे नहीं पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर आपसे पूछेगा। तो इसके मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र पहले समझिए। विद्युत क्षेत्र मतलब आपको समझा देता हूँ सीधी आसान भाषा में। ये जो आपका डायग्राम बना है, इस डायग्राम को आपको याद कर लेना है, बस एकदम हमें दिमाग में रखना है। इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको याद रहेगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र यही है जो आपका डायग्राम बना हुआ है। चलिए समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब आप समझिए कि आप कहीं बैठ जाइए। ठीक है, आप लड़के हैं, ठीक, आप लड़के हैं तो लड़कों में आप बहुत जल्दी समझेंगे। जैसे आप लड़का है, आप यहाँ पर बैठ गए और आपके आसपास कोई लड़कियां बैठा दी जाए। अब आप उनके तरफ आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो जितनी जगह में आप उनके आकर्षित होंगे उतनी जगह आपकी आपकी शीलता हो जाएगी। तो इसी प्रकार से वैद्युतशीलता के आसपास जो भी जगह होती है वो भी वैद्युतशीलता हो जाती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है।
जैसे आपका क्षेत्र होता है कि मुझे आप यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो ये मुझे प्रकृति कैसा आकर्षण कर रही है, इस टाइप से सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है, आपकी ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसान भाषा में समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगाने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल की तीव्रता को बल एकांक धन आवेश में वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। मतलब जब आप कोई धन परीक्षण आवेश Q और बटे बल उस पर लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये आप आसान भाषा में लिख सकते हैं कि बल के समान बल बटे धन परीक्षण आवेश के बराबर होता है, या आप ये लिख सकते हैं। ठीक, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है, विमा उसकी MLT-3A-3 होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो देखिए आपसे द्विध्रुव नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव 100% में पूछ सकता है। वैद्युत द्विध्रुव क्यों नहीं पूछेगा? वैद्युत द्विध्रुव में सेम परिभाषा है कि जो ये डायग्राम बना है इसको आप समझ लीजिए तो वही वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब द्विध्रुव से आप याद रखना हमेशा 2 ध्रुव होंगे वैद्युत द्विध्रुव में। ठीक, 2 ध्रुव अगर हैं तो वैद्युत द्विध्रुव में आप घुस जाइए। तो चलिए समझते हैं इसका क्या है। वैद्युत द्विध्रुव समान आवेश तथा विपरीत आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे की अल्पतम दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के अल्पतम दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझते हैं क्या? एक ये हमने रखा है धन परीक्षण, एक ऋण में रखा है। ठीक है, दोनों अल्पतम दूरी हमने मान ली 2L है और ये A और B के बिंदु पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका यही जो डायग्राम बना हुआ है इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं तो उसको समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम किसे कहते हैं यहाँ समझते हैं। इसको ऊपर कर दी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या? 2 आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब चाहे दोनों में से कोई एक आवेश ले लो और उनकी अल्पतम दूरी ले लो, उनके जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसे ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं। P बराबर Q × 2L। इसे या तो आप P बराबर 2QL भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम × मीटर सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिवाई भी इसका मात्रक होता है और विमा क्या होता है? ALT लता। ठीक है, इस टाइप से होती है। तो ये हमने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो वैद्युत फ्लक्स आसान तरीके से परिभाषा ही आप याद कर लिए, बहुत कम पूछते हैं। वैसे बस इसका एक सूत्र आपको याद रखना है बस। कौन सा सूत्र है? फाई बराबर EA cos थीटा, ये आपको सूत्र याद रखना है। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई काल्पनिक पृष्ठ है उससे जो लंबवत रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, उन लंबवत रेखाओं को गुजरने वाली जितनी संख्या होती हैं उन संख्याई को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उसी पृष्ठ में कोई लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं, वो लंबवत रेखाएं जितनी लंबवत रेखाएं गुजरेंगी, मतलब लंबवत रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका ये है, ये क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो ये तीनों का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। पहला आपका फार्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व को हम पाई से दर्शाते हैं और इसको आप इससे दर्शाते हैं और इसको आप P से दर्शाते हैं। तो ये आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आप एक बार इनकी परिभाषाएं देख लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमें पढ़नी है थ्योरी, तो हम थ्योरी बात देखेंगे। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक होता है कूलम × मीटर। ठीक, आवेश है। किसी पृष्ठ में एकांक क्षेत्र के वितरण आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, इसे रो से दर्शाते हैं। ठीक, ये हो गया। इसका किसी आयतन पर एक समान रूप से विपरीत आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
इसे वे वो से दर्शाते हैं, इसे मात्रक इनका यू होता है। ठीक है, इस टाइप से ये आपको समझ में आए होंगे। ये ज़्यादा खास नहीं है, बस हमें थ्योरी इनकी याद रखनी है, बस थ्योरी आपकी सेम है सब में। तो देखिए ये है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वैद्युत विभव आप नहीं पढ़ोगे तो आपको वैद्युत विभव की वाले चीजें नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब मान के चलिए यहाँ पर कोई एक धन परीक्षण है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, ठीक, ये कोई लड़का है, यहाँ से इस लड़की को लड़के के पास लाने में जितना कार्य किया गया है उसमें ही वैद्युत विभव कहलाता है। अब तो भाषा समझ में आ रही होगी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, इसे V बराबर W/Q से भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है जूल इंटू कूलम और इसका वोल्ट होता है, और विमा होती है ML2-3 A-1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आए यहाँ पर हम वैद्युत विभवांतर। अभी वैद्युत विभव पढ़ा, वैद्युत विभव में भी सेम है और वैद्युत विभव की परिभाषा भी सेम है। चलिए पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब कोई बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे मात्रक कूलाम, जूल, कूलाम या वोल्ट कहते हैं। इसकी विमा होती है ML2T-3 A-1 ये होती है। ठीक है, इसका सूत्र सेम होता है, बस इसमें दो दे रखी होती हैं विमाएं। वैद्युत विभव में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, और उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम होता है, यही दोनों परिभाषा सेम है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आए हम अपने नए टॉपिक पर। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, विभव प्रवणता। प्रवणता क्या होती है? किसी में परिवर्तन की दर, उसे ही प्रवणता कहते हैं। प्रवणता आपको हमेशा याद रखनी है। प्रवणता अगर आपको लिखी मिल जाए तो मतलब परिवर्तन आपको याद दिमाग में आ जाना चाहिए। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूसरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में दूसरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन भी हो जाए, मतलब दूरी का परिवर्तन हो और विभव का परिवर्तन हो, तो आपका ये कहलाता है। तो सेम आपका लिखा है, ये आपको याद करना है, विभव परिवर्तन, दूरी परिवर्तन। तो आपको क्या करना है, दूरी परिवर्तन तथा विभव परिवर्तन के गुणनफल को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये जो आपका है, इसमें आपको बस क्या करना है, ये आपका सूत्र टाइप में लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टाइप में आपको लिखना है। दूरी बटे ये सेम है, बस वोल्ट आपको याद रखना है कि न्यूटन इंटू कूलम होता है या वोल्ट इंटू मीटर होता है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक, वैसे पूछा बहुत कम जाता है प्रवणता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपकी पूछा जाएगा और पूछा जाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसके विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक गोला होता है, एक गोला होता है ये इस टाइप का, जो दिखाई दे रहा है ये सामने, इस टाइप का गोला होता है, और गोले में ये लकीरें होती हैं, और आर दूरी पर ये क्यू और क्यू नॉट, ये सारे इसके गोले के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो प्लस प्लस के क्यू चार्ज होते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है उसे समविभव कहते हैं। समविभव कहते हैं, क्यों कहते हैं? किसी जो पृष्ठ में, काल्पनिक पृष्ठ में बिंदुओं में विभव समान होता है उसे समविभव कहते हैं। समान से समविभव आपको याद आ गया। ठीक है, अब इसके बाद समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं क्या है इसकी? तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं। पहली विशेषता, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्योंकि जब आप एक ही जगह पर घूमते रहेंगे तो आप कोई दूरी तो चलेंगे नहीं। जब चलेंगे नहीं तो इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा? जीरो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और आदमी के ऊपर एक सामान रखा है, अब ये आदमी सामान लेके यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो आप बताइए कि आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो आप यहाँ पर ये आदमी सामान लेकर खड़ा हुआ है, तो आप बताइए कि सामान और आदमी के बीच कोई भी मतलब कार्य हुआ है? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हुआ है, लेकिन रियलिटी में नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने अभी क्या क्वेश्चन पूछा है? मैंने पूछा है कि आदमी के ऊपर जो सामान रखा है उसके और आदमी के बीच में कोई दूरी चली गई है, उसके और आदमी के बीच में तो दूरी नहीं चली गई। आदमी जरूर वहां से वहां गया है, लेकिन सामान तो आदमी के ऊपर ही था ना। इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। आगे का क्या है? सेकंड इसका क्या है? समविभव पृष्ठ में
वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, इसकी दिशा जो हमेशा होती है वो लंबवत होती है पृष्ठ के। किसके होती है? सभी समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तीसरा, वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। तीसरा क्या है? वैद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। चौथा क्या है? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये तो भैया सब में ही आपको जोड़ देनी है, ये लाइन तो हमेशा ही आपको याद रखनी है। चुंबकीय हो या फ्लक्स मतलब चुंबकीय हो या आपकी वैद्युत रेखाएं हो या बल रेखाएं हो, कोई भी रेखाएं हो, अगर आपसे रेखाओं के बारे में पूछा जाए तो आपको ये तो हमेशा ही लिख देना है क्या, कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटनी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए सबसे बढ़िया, अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट में, जो वैद्युत धारा की परिभाषा व मात्रक। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए वो आसान भाषा में सबसे है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब जितनी आवेश आएगा और जितने समय में आएगा। मान के चलिए कोई ये तार दिखाई दे रहा है, इस तार में मैंने यहाँ पर कोई धारा यहाँ पर डाली है, ये मैंने धारा इसमें डाली। अब ये धारा यहाँ से यहाँ तक आने में इस धारा को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ से इसने चालू किया तो ये t बराबर 0 था, अब यहाँ आ गया तो ये हो गया t1। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t1 समय लगा और मैंने q आवेश यहाँ पर भेजा था। तो आप बताइए q और t का संबंध ही आएगा ना, तो q जब t और q का संबंध आता है तो हमेशा आपको याद रखना है, क्या नॉर्मल में रखना है याद, q बटा t। जब q बटा t आप याद रखेंगे तो इसका मतलब होता है वैद्युत धारा। तो क्या है? किसी चालक आवेश है के प्रवाह की में जो समय लगता है उसे ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, आसान भाषा में। चलिए आप समझ लेते हैं इसकी क्या लिखा है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वही सेम चीज लिखी हुई है, वही लिखना है। वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटी समय, ये होता है मात्रक होता है कूलम इंटू सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, इसे आपको अगर जब संख्या n दी रखी होती है तब आपका हो जाता है q बराबर n e, ये हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से इसको भी ऐसे मतलब अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं जब आपको जैसी जरूरत पड़ती है। ठीक, वो तो आपको पता है कि q बराबर IT लिख सकते हैं और आपको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों का कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं। सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो सेल होता है उसमें सेल में हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित करने में कोई हमें रोक देता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी लेकर घर की मतलब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके पिताजी कहते हैं गाड़ी नहीं ले जाओगे, तो आपके कार में बाधा उत्पन्न हुआ ना, उसी प्रकार से ये बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आप समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर कार्य करता है। कौन कौन से कार्यों में कार्य करता है? सेल की दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। मतलब सेल की जो प्लेटें होती हैं अंदर, आपने अपने घर में बैटरा खोल के देखा होगा तो उसमें छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। ठीक है, उन प्लेटों को जब आप दूरी बढ़ा देंगे तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दूरी बढ़ा देंगे तो तार का लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो भैया रुकावट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये होगा। वैद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप सांद्रता अपघट को बढ़ा देंगे तो भी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे टॉपिक में देखते हैं।